कहानी के शुरुआत में हमको एक अमीर शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम रिची है। और उसने एक पार्टी रखी हुई थी जिसमें उसके घर के सारे लोग आए हुए होते हैं। उसकी वाइफ को भी हमें दिखाया जाता है, हंटर को। जब से हंटर की शादी हुई थी तो वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला समझती थी, क्योंकि सब लोग बिजनेस के लिए बाहर चले जाते थे और हंटर घर पर अकेली होती थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए हंटर गेम खेलती थी और तस्वीरें बनाती थी और कुकिंग भी करती थी, लेकिन चीज़ों से हंटर का अकेलापन दूर नहीं हो रहा था। तो वो हमेशा अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती रहती थी कि मेरा हस्बैंड आएगा और मैं अपने हस्बैंड से खुल के बातें करूँगी, लेकिन उसका हस्बैंड जब भी आता तो उससे बातें वो नहीं करता और अपने फ़ोन में ही बिज़ी रहता था। हंटर को अपने प्रेगनेंसी का पता चलता है तो वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बहुत खुश हो जाता है और एक पार्टी रखा है। उस पार्टी में सारे लोग आए हुए होते हैं। हंटर अब सबको अपनी कहानी सुनाना चाहती थी कि मैं सबको बता सकूं कि मैं आखिर मुझे पता कैसे चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ऋषि का जो फादर था वो हंटर की बात को काट देता है और हंटर को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और हंटर बर्फ़ खाने लगती है और बर्फ़ की आवाज़ से सारे लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे बर्फ़ की आवाज़ से। फिर ऋषि की जो मॉम थी वो कहती है कि प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें आम हैं। औरत डिप्रेशन में आ जाती है, इस वजह से वो ऐसा काम करती है। तो वो हंटर को एक बुक दे देती है जो डिप्रेशन की बुक थी। हंटर वो बुक पढ़ती है और उस बुक में लिखा हुआ होता है कि हर दिन एक नई चीज़ करो जिससे आपको डिप्रेशन ना हो। तो हंटर ऐसे ही करती है और एक अंटीक उठाती है और वो खा लेती है। जैसे ही वो एक अंटीक खा लेती है तो उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे ऐसी फीलिंग कभी नहीं हुई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। रिची भी इस बात को नोटिस करता है कि आज हंटर बहुत खुश है, तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम इतनी खुश कैसे हो? तो हंटर से झूठ बोल देती। हंटर इस हद तक डिप्रेशन में चली गई थी कि वो जैसे ही बाथरूम में जाती है और वो अपना बड़ा पेशाब करती है तो उसके बड़े पेशाब में वो जो आंटीक उसने खाया हुआ बता है उस आंटीक को साफ कर देती है, उसे संभाल के रख देती है। बस के बाद ऋषि की मॉम ऋषि की मॉम की कुछ बातें हंटर को बुरी लग जाती हैं और हंटर सफाई करने लगती है। तो सफाई करते करते हुए उसमें एक कांटेदार चीज़ दिख जाती है और हंटर को उसको खाने का मन करता है, लेकिन हंटर जैसे ही उसे अपने मुंह में डाल देती है तो वो जो नोकीली चीज़ थी वो उसके ज़बान में फंस जाती है और हंटर फिर उसे निकाल देती है। लेकिन फिर भी हंटर पूरा दिन ये सोच रही थी कि मैं इस चीज़ को खा लूँ, तो वो ऐसा ही करती है और उस चीज़ को आखिर खा ही लेती है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ उसके गले से उतरती है तो वो उसके गले को चीर देती है और उसके अंदरूनी पार्ट्स को भी ज़ख्मी कर देती है। फिर इसके बाद ऋषि देवताओं अपने दोस्तों को लाया हुआ होता है और ये सब पार्टी कर रहे होते हैं। जो चीज़ हंटर ने खाई थी वो नुकीली चीज़, उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। जैसे ही वो लेट्रिन में चली जाती है बड़ा पेशाब करने के लिए तो वो चीज़ तो निकल जाती है, लेकिन उसके जिस्म से खून बहने लगता है और जैसे ही उसका हस्बैंड आ रहा होता है तो वो सब चीज़ें साफ़ कर देती है। फिर उसके बाद ऋषि का फ्रेंड आता है और हंटर से कहता है कि मैं इस पार्टी में बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, क्या आप मेरी फीलिंग दूर कर सकती हैं? तो वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। हंटर और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और ऐसी चीज़ें गा रही होती है जो आम इंसान नहीं गा सकता, जैसे सेल गाना, सेफ्टी पिन, पिन गाना और जो भी चीज़ मिले लोहे की वो गा लेना। और हैरानी की बात ये थी कि हंटर वो चीज़ों को अपने बड़े पेशाब के ज़रिए निकाल भी लेती थी और फिर उस चीज़ों को सजा भी देती थी। तो इससे ये मालूम होता है कि हंटर कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद ऋषि
हंटर को हॉस्पिटल ले आता है, जिससे वो हंटर का टेस्ट करवाता है कि उसका बेबी कैसा है। तो जब वो औरत उसका अल्ट्रासाउंड कर रही थी तो वो देखती है कि बेबी तो ठीक है, लेकिन हंटर के पेट में कुछ लोहे की चीज़ इधर उधर जा रही है। तो वो फ़ौरन उसको ऑपरेशन का मशवरा देती है और हंटर का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर देखते हैं कि वो सब चीज़ें बाहर निकालते हैं, उसमें सेफ्टी पिन, बैटरी सब होते हैं। डॉक्टर सब चीज़ें निकाल लेते हैं और वो ऋषि से कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ़ को ऐसी बीमारी है जिसमें उसको ऐसी चीज़ें खाने का दिल करता है जो इंसान नहीं खा सकता। तो ऋषि जब घर आता है तो वो हंटर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और हंटर से वो चीज़ें बाहर निकाल लेता है जो चीज़ें हंटर खा सकती थी। लेकिन ऋषि को ये पता नहीं था कि हंटर हर एक चीज़ खा सकती है। फिर इन सबको बेबी की फ़िक्र हो जाती है और ये हंटर के लिए एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं। वो हंटर से सवाल करता है कि तुम ये सब चीज़ें क्यों खा रही हो? तो हंटर उसे बताती है कि मैं जैसे ही इन चीज़ों की तरफ देखती हूँ तो मैं इन चीज़ों को उठा लेती हूँ और अपने मुँह में रख देती हूँ। और जैसे ही मैं इन चीज़ों को निगल लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है और मेरा दिल करता है कि मैं ये सब चीज़ें खाती रहूँ। तो डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि ये अभी भी वो चीज़ें खा रही है। फिर उसके बाद ऋषि एक बॉडीगार्ड रख देता है हंटर के लिए, जो इसके ऊपर 24 घंटे नज़र रख सके। और वो बॉडीगार्ड हंटर पर हर पल नज़र रखे हुए था। हंटर को वो बार-बार चेक भी करता है, लेकिन वो गार्ड भी मन ही मन में सोच रहा था कि ये लड़की इतने बड़े घर में भी ये लड़की खुश नहीं है और इतनी सारी देखभाल, इतनी सारी केयर करने के बावजूद भी ये लड़की अजीबो-गरीब हरकतें कर रही है। लेकिन हंटर बाथरूम में जाकर कुछ न कुछ खा ही लेती थी, मेटल वगैरह। फिर ऋषि का बर्थडे भी आने वाला था तो हंटर बहुत खुश थी। सबको इस साथ अच्छे से बात करती है तो वो सब हंटर को बताते हैं कि तुम्हें मेटल खाने वाली बीमारी हो गई है और तुम सब चीज़ें खाती रहती हो। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है ये बताने की क्या ज़रूरत थी सबको, तुमने सबको क्यों बताया? तो ऋषि कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ, इस वजह से मैंने सबको ये बातें बताई हैं। और उसके बाद वो थेरेपिस्ट जो थी वो दोबारा आ गई थी और हंटर का उसके साथ बात करने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन वो थेरेपिस्ट भी फिर चली गई थी। फिर हंटर गार्डन में थी और हंटर के सामने मिट्टी पड़ी हुई थी। हंटर को मिट्टी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो बाथरूम में ऋषि होता है और वो ऋषि की सब बातें सुन लेती है और वो डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ़ की हर एक बात मुझे बतानी है, हर एक बात जो वो तुमसे कह रही है। तो ये सुनकर हंटर और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रो के अपना बुरा हाल कर देती है। वो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो बेड के नीचे चली जाती है और जैसे ही बेड के नीचे चली जाती है तो इसका गार्ड आता है, उसको इधर-उधर ढूँढता है, लेकिन वो बेड के नीचे थी और गार्ड भी बेड के नीचे आ जाता है और गार्ड भी हंटर की फीलिंग को समझने लगा था। और जैसे ही हंटर उठती है तो वो देखती है कि गार्ड भी उसके साथ ही बगल में सोया हुआ था और वो बाहर निकल जाती है, उसे कुछ चीज़ खाने का मन हो रहा था। तो वो कुछ चीज़ ढूँढती है तो उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है और वो उससे निगल लेती है। जैसे ही वो उससे निगल लेती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा चीखें मार रही थी। तो उसका गार्ड भी उड़ जाता है और हंटर को जल्दी हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और हंटर से वो स्क्रू ड्राइवर आखिरकार डॉक्टर्स निकाल लेते हैं। और फिर ये सब ऋषि के सब फैमिली वाले डिसाइड करते हैं कि हमें इसे एक फुल सिक्योर जगह पर भेज देना चाहिए जहाँ पर कैमरे लगे हों और सब लोग इसे मॉनिटर कर रहे हों और ताकि ये चीज़ें खा ना पाए। लेकिन हंटर राज़ी नहीं थी वहाँ पे जाने के लिए। तो ऋषि उसे धमकी देता है, अगर तुम
ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जो गार्ड खड़ा हुआ था वो भी हंटर की फीलिंग आउट समझ रहा था। अगले ही दिन ऋषि की पूरी फैमिली हंटर को उस जगह पर छोड़ने के लिए जा रही थी, तो हंटर चार्जर के बहाने घर पे आ जाती है और वो गार्ड भी उसके पीछे आ जाता है। तो वो हंटर से कहता है कि तुम भागना चाहती हो ना। उसको भी हंटर की हालत पे तरस आ चुका था और वो भी हंटर को भागने में उसकी मदद करता है। और जैसे ही ऋषि की पूरी फैमिली आती है तो वो उन लोगों को गलत डायरेक्शन दिखा देता है कि हंटर इस तरफ भागी है। तो हंटर भागते भागते हंटर एक टैक्सी पकड़ लेती है और एक होटल पे पहुंच जाती है। होटल से हंटर मिट्टी उठा लेती है और अपने साथ रख देती है और होटल के अंदर चली जाती है और ऋषि को कॉल करती है। ऋषि से कहती है कि मैंने तुमसे शादी की लेकिन तुमने मुझे टाइम ही नहीं दिया। पूरा दिन तुमने बिजनेस किया और मुझे टाइम ही नहीं दिया, और ये बेबी मैं तुम्हारे वजह से रखना चाहती थी। अगर तुम नहीं तो ये बेबी भी नहीं। फिर ऋषि उसे कहता है कि वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वापस आ जाओ। और मेरे बगैर तुम्हारे पास ना कोई डिग्री है ना कुछ है, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन हंटर उसे कहती है कि तुमने मुझे अब तलाक देने का भी मुझे बता दिया है तो मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। वो फ़ोन काट देती है। इसके बाद वो अपनी मॉम को फ़ोन करती है और अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है और अपनी मॉम से अपने फादर का पता पूछती है कि मेरे फादर आखिर कहाँ पर हैं। तो जैसे ही वो अपने फादर के घर पे जाती है तो उसने अगली शादी कर ली थी, उसके बच्चे भी थे। तो उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, तो उसका फादर उसे कोई और समझ रहा था। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तो उसका फादर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। तो हंटर उससे गुस्से में कहती है कि तुमने मेरी माँ को पेंटेड करके फिर मेरी माँ को क्यों छोड़ दिया, तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों। तो वो इंसान उसे बताता है कि मैं उस टाइम ताकत के नशे में था, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया, इस वजह से मैं जेल भी चला गया और मुझे अच्छे बुरे का समझ आ गई कि चूँकि ये तुम्हारी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो हंटर उसकी हालत को देखकर हंटर को ये लगने लगा था कि ये आदमी सच बोल रहा है और उसे बिना कुछ कहे वहाँ से खामोशी से चली जाती है। उसके बाद वो एक डॉक्टर के पास जाती है और एक गोली लेती है और उस बच्चे को आखिरकार ज़ाया कर देती है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि मैं अब खुद को नहीं पाल सकती इस टाइम पर, तो मैं इस बच्चे को कैसे पालूँगी। और आखिरकार वो अपने बच्चे को ज़ाया कर देती है और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत में लग पड़ती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।